नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा भारतीय भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें हमारी परीक्षाओं में खासकर आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का संकलन करके मानचित्र के सहारे आपको वह पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप इस चैनल को नहीं सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को नहीं देखते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। मेरे द्वारा यह लगातार प्रयास हो रहा है कि मैं वीडियोस को अपलोड करूं और जो भी वीडियो को देखे निश्चित ही उसे लाभ होगा। यह समाज की कड़वी सच्चाई है कि अश्लीलता को लोग अधिक पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। अगर कोई नाच गाने को बनाए तो उसे लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई मेहनत करके वीडियोस को बनाए या ऐसी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करे, समझाने का प्रयास करे, तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है। यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन ऐसा होगा कि वीडियोस निश्चित ही आप देखेंगे और शेयर करेंगे और बहुत से लोग जुड़ेंगे। मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। यही रिक्वेस्ट आपसे बार बार होती है कि आप वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, कुछ पढ़ने वाले लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आइए हम आज अपनी शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले की वीडियो में पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा है, पूर्वी घाट पर्वत में कुछ प्रमुख चोटियाँ हमने पढ़ी हैं। आज का हमारा हिस्सा मध्य भारत में, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इन क्षेत्रों का अध्ययन करना है। ये आपको नीले रंग से मैंने जो बनाया है, ये पठारी क्षेत्र हैं। इनकी उत्पत्ति आप सभी जानते हैं। एक तो आप ये जो पूरा हिस्सा है पहले अफ्रीका से लगा हुआ था, और अफ्रीका से जब ये टूटा तो टूट कर अलग हुआ तो ज़मीन के अंदर से ज्वालामुखी बाहर निकले और उसी क्रम में इनकी उत्पत्ति हुई या ये पठारी क्षेत्र बने। जैसे आप यहाँ पर मालवा का पठार देख रहे हैं और यहाँ पर आप बुंदेलखंड का पठार देख रहे हैं। तो मालवा का पठार हम उत्तर से दक्षिण की ओर थोड़ा सा पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। हमको इतना पर ही इस वीडियो में फोकस करना है। ये अरावली रेंज है। सबसे पहले हम मालवा के पठार को देख लेते हैं। इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में और यहाँ राजस्थान में भी इसका विस्तार है। ये आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ इनका विस्तार राजस्थान में भी है, ठीक है। और इसका ढाल अगर आप देखेंगे तो अगर आपको हरे रंग में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये नदियाँ हैं। और आप इस बात को समझें कि नदियों के बहने की दिशा हमेशा ढाल को बताती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत का ये जो हिस्सा है, इसका ढाल कुछ इस प्रकार से है, ये इस तरह से ढाल है। और प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा जो है, ये इसका ढाल इस तरह से है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर खड़ा कगार है, यानी कुछ इस प्रकार से ढाल यहाँ पर है। इस तरह से हमारे हाथ को देखें अब और समझें, खड़ा है। यहाँ पर थोड़ा स्लॉप कम है यहाँ पर, और ये आगे की ओर उत्तर की ओर है। तो इसी प्रकार से इनका ढाल है। यही कारण है कि यहाँ पर आप कुछ नदियों को देख रहे हैं। जैसे माही नदी को अगर आप देख रहे हैं तो ये उत्तर की ओर बढ़ रही है आगे बढ़ते हुए, फिर ये यू टर्न लेकर फिर चली जाती है गुजरात में। उसी के अलावा आप यहाँ पर चंबल नदी को भी देख सकते हैं, जो कि विंध्य रेंज के उत्तरी हिस्से से निकल रही है और फिर ये आगे मध्य प्रदेश से फिर ये राजस्थान होते हुए आगे चली जाती है। हम नदियों को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे जब हम नदियों का अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। इस वीडियो में हम इन पर्वत क्षेत्र, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ है उससे हुई है। तो ये ज़मीन के अंदर से इनकी उत्पत्ति हुई है, जो लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी उद्गार के समय, और ये सूखा ठंडा हुआ तो ये काला हुआ और काली मिट्टी का क्षेत्र बना। समझ रहे हैं आप? यानी कि आपने चट्टान पढ़ी होगी तो ये बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार से जिसको आप कहेंगे, और इसी का अपर्दन हुआ और यही रिस कर अभी मैंने इतना ही बनाया, लेकिन ये इतना है नहीं, ये पूरा यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक। तो ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी का क्षेत्र है तो यहाँ पर कपास का भी उत्पादन ज़्यादा होगा। यह भी आप ध्यान दीजिएगा। इनके अगर आप दक्षिण में देखें तो ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। इनके पूरब साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये बुंदेलखंड का पठार दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड का पठार जो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, जैसे ललितपुर जिला आप देख रहे हैं, और ये कुछ हिस्सा आपका मध्य प्रदेश में आता है। ये अभी आपको याद रखना चाहिए। इसके अगर आप देखेंगे तो ये इसके दक्षिण में आपको जो दिखाई दे रही है, ये विंध्यन रेंज दिखाई दे रही है। अब हम नीचे इस विंध्य पर्वत का ही अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, अभी हम आपको लोकेशन
बता रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब हम उसके बाद जब हम लोकेशन से परिचित हो जाएंगे तो और इसके बाद फिर नदियों वगैरह हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कि ये मालवा का पठार का हिस्सा यहाँ पर है कुछ, ठीक है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और अब तीसरी जो प्रमुख चीज़ आज पढ़नी है आपको, ये विंध्यन रेंज के बारे में पढ़नी है। और विंध्यन रेंज अगर आप देखें तो गुजरात से शुरू होता है और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए थोड़ा बहुत बिहार तक भी चला जाता है। हल्का फुल्का झारखंड में भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये फैली हुई है विंध्यन रेंज। यह अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट जैसे अरावली है। जैसे आपकी उम्र मान लीजिए 30 वर्ष है, हो सकता है कि आप किसी 70-80 साल के वृद्ध को देखें तो लोग ये कहेंगे कि बूढ़े हो गए हैं। यानी कि कुछ इसी प्रकार से इस चट्टान के साथ भी हुआ है। जहाँ आपकी हिमालय आज नवीन श्रृंखला है जो अभी बनने के कगार पर है, बनने की स्थिति में है, वहीं अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला या विंध्य पर्वत श्रृंखला जिनकी उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ साल या 500 करोड़ साल पहले हुई है, उस समय हुई है। तो आज के समय में ये अवशिष्ट ही हैं, बुजुर्ग पर्वत जिसको आप समझ सकते हैं, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। इसकी लंबाई लगभग पूरी अगर देखी जाए तो 1200 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है, जिसमें लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, 1050 के आसपास मध्य प्रदेश में अकेले ही पड़ता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ये जो आपको दिखाई दे रही है विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आप इस बात को समझें कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है तो इसको आप इस भाग को देखें। जिस प्रकार से यह भूमि है वैसी कोई एक सामान्य भूमि है और इसमें क्रैक्स आ जाते हैं जब क्रैक्स आते हैं तो क्रैक्स के बाद यहीं से ज़मीन धंस जाती है अंदर। अब आप कहेंगे सर ज़मीन क्यों धंस जाएगी अंदर? तो आपने अगर भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा होगा या पृथ्वी के अंदर जितनी भी प्लेटें आपने उनका अध्ययन थोड़ा बहुत किया होगा तो आप जानते हैं कि एक तो ये होता है कंडीशन कि दो प्लेटें पृथ्वी की अंदर जो होती हैं, एक तो समांतर चलती हैं, एक तो दूर हटती हैं और एक दूसरे के अंदर धंसती हैं। जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अगर भारतीय प्लेट जब अंदर धंसने लगी, घुसने लगी, तो हिमालय का उत्पत्ति हुई। यह एक वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है। वलन पड़ा और वलन पड़ने को उठा। लेकिन जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो यहाँ इसी प्रकार की गतिविधियाँ हुई हैं। यानी कि दो प्लेटें यहाँ पर रही होंगी, इसके नीचे इस तरह से प्लेट रही होगी और एक प्लेट और रही होगी, और ये प्लेट जब दूर हटी, यानी कि दूर हट के यहाँ से थोड़ा सा दूर हो गई और ये भी इधर दूर हट गई, तो बीच में खाली जगह हुआ। और खाली जगह होने के कारण ये ज़मीन क्रैक्स के सहारे, पहले तो क्रैक्स बने, जब यहाँ से क्रैक्स होते यहाँ से क्रैक्स बने और फिर ये जब हटी प्लेट तो धंस गई। यानी कि एक तो दो प्लेटें बिल्कुल समांतर चलती हैं, एक तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं। भाई अगर कोई दो एक जगह सट रही हैं तो कोई यही प्लेट किसी और प्लेट से दूर हट रही होगी। यह नियम है प्रकृति का कि कोई अगर आपसे सट रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ सट रही है तो दूसरी वह किसी और से दूर होगी, ये भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा ही हुआ और ये हिस्सा ज़मीन के अंदर धंसा। तो यही सीन यहाँ है और इस प्रकार से ये जो उठा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पर्वत के रूप में यहाँ पर खड़ा आदमी है तो उसको पर्वत ही ये दिखेगा। यहाँ से यहाँ अगर कोई व्यक्ति निचले जगह पर है तो इसको यहाँ दिखेगा तो कहेगा ये ऊंचाई है, पहाड़ पर है, लेकिन वास्तव में ये पर्वत है नहीं, ये एक उठा हुआ भाग है और ये नीचे हुआ भाग है, धंसा हुआ। तो ये आपको ब्लॉक पर्वत इसी को कहा गया है। तो जो आपको विंध्यन रेंज दिखाई दे रही है, इसकी उत्पत्ति कुछ इसी प्रकार से है। इसके दक्षिण में आपको जो हरे रंग में दिखाई दे रही है, ये नर्मदा नदी है, जो दबा हुआ क्षेत्र है। यही दबा हुआ क्षेत्र ये नर्मदा का है। इसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं फ्रेंड्स। रिफ्ट वैली में नर्मदा भी बहती है और ये तापी भी बहती है। आगे तापी भी अभी आप पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है और ये आपको बताया गया कि ब्लॉक पर्वत है ना। अब इसकी खास बात ये है कि यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे चंबल निकल रही है, यहाँ पर सिंध भी निकलेगी, बेतवा निकलेगी, ठीक है, टोंस निकलती है, सोन भी देखिए निकल रही है। तो यहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं। नदियों का अध्ययन हम व्यापक रूप से सेपरेट वीडियो में करेंगे। बस आपको याद रखना है कि ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से नदियाँ भी काफ़ी निकलती हैं। इस पर्वत श्रेणी ये पुरानी होने के कारण इसका अगर आप देखें तो लगातार इसका दोहन भी आसान हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको कटा छटा है और ये
इसका प्रयोग भवनों निर्माण में किया जाता है, भवनों के निर्माण में। अगर आप भारत में लाल किला को देखें तो इसी विंध्य रेंज की चट्टानों को काट कर और इनके जो पत्थर का प्रयोग करके लाल किला बनाया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें बलुआ पत्थर भी, कोयला वगैरह भी मिलता है और चूने वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा इसकी एक चोटी है जो सबसे ऊंची, सद्भावना पीक है। कहाँ पर है, आप इस मानचित्र के साथ समझ पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में है, लगभग 752 मीटर ऊंची है। हम इसके साउथ में आ रहे हैं तो ये आपको जो दिखाई दे रही है, देखिए फ्रेंड, ये सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा नाम से ही स्पष्ट है कि 7 पर्वत। अब कौन कौन से 7 पर्वत हैं, तो आइए इसको भी हम जान जाते हैं। ये अरवानी है, इसका क्रम आप याद रख लीजिएगा। याद रखने की मतलब आप सुन लीजिए, नाम जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन सतपुड़ा जैसे नाम है 7 पर्वत। तो कौन कौन से 7 पर्वत, अरवानी है, बरवानी है, बीजागढ़ है, असीरगढ़ है और उसके बाद काली भीत है, फिर महादेव है, फिर ये मैकाल है। जिसमें आपको महादेव और मैकाल बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बाकी ये सब नहीं याद रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अरवानी, बरवानी, बीजागढ़, फिर असीरगढ़, फिर काली भीत, फिर महादेव और फिर मैकाल। मैकाल देखिए आप छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो मैकाल और ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरा इसका विस्तार है मैकाल का, इसको भी आप याद रखिएगा। अब अगर आप देखें, अगर आप यानी दिल्ली में बैठे हुए हैं या उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में, बिहार से जब ये पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है, इसको पार करके आप जाएंगे तो यहाँ पर एक दर्रा आपको पड़ेगा, ठीक है। एक जो आपकी पर्वत श्रृंखला है असीरगढ़ है, और असीरगढ़ जगह भी है यहाँ पर, आपने कभी असीरगढ़ फोर्ट का भी नाम सुना होगा। तो असीरगढ़ के पास ही एक दर्रा है, ठीक है, बुरहानपुर दर्रा। जब आप कभी इलाहाबाद से जाएंगे मुंबई घूमने तो आपको बुरहानपुर एक जगह मिलेगी, स्टेशन मिलेगा। उसी बुरहानपुर के पास जो जब पहाड़ को नदी आपकी ट्रेन पार करती है तो ये आप समझ लीजिएगा कि यही आपका दक्षिण का प्रवेश द्वार है, बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर के पास एक दर्रा है, वही दर्रा दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है असीरगढ़ के पास। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसकी लंबाई लगभग अगर आप देखें तो 900 किलोमीटर है और जिसमें से लगभग पूरा मध्य प्रदेश का 10% हिस्सा इसी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजपीपला, यहाँ पर गुजरात में एक जगह राजपीपला के नाम पर इसका नाम राजपीपला भी पड़ गया है। इस पर्वत श्रेणी को राजपीपला भी कहा जाता है, यह आपको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको महादेव पर्वत जो दिखाई दे रही है, महादेव, यहाँ पर धूपगढ़ आपको याद रखना चाहिए, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। धूपगढ़ किसका भाग है, तो सतपुड़ा का भाग है, ठीक है। कहाँ पर है, महादेव पर है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी यहीं पर है, ठीक। पंचमढ़ी हिल स्टेशन आपने कभी सुना होगा, हिल स्टेशन के बारे में, टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर है। तो पंचमढ़ी आपको जाना हो तो यहाँ पर जाएंगे। मैकाल पर्वत श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ भी आपको याद रखना होगा कि अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहीं से नर्मदा निकलती है। नर्मदा नदी जब निकलती है तो ये महत्वपूर्ण जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक के पास और यहीं से सोन भी निकलती है। तो सोन देखिए उत्तर की ओर बह रही है और ये उत्तर प्रदेश होते हुए चली जाती है, बिहार में गंगा जी से मिल जाती है और ये अपना आकर इधर खंबाती खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहते हैं। नर्मदा बचाओ अभियान भी आपने सुना होगा। उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी पर हो रहा है, मैकाल चोटी से हो रहा है अमरकंटक के। इसकी लेंथ लगभग 1312 किलोमीटर है और ये पूरब है और ये पश्चिम। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी तापी नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। ये गुजरात के भरूच में जाकर अपना जल गिराती है। यहाँ गुजरात का भरूच जल है, भरूच जगह है, यहाँ पर अपना जल गिराती है, एस्चुअरी बनाती है। इधर की नदियाँ, पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं वो उनका ढाल धीमा रहेगा, तो धीमा ढाल रहेगा तो धीरे धीरे जाएंगे और अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेकर जाएंगे तो रास्ता जाम कर लेंगे। तो ये रास्ता जाम कर लेती हैं तो ये जो आपका डेल्टा बनाती हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। और ये बहुत तीव्र गति से अचानक में ढाल, यहाँ पर खड़ा ढाल तेज़ी से गिरती है नदी, तो यहाँ पर एस्चुअरी बनाती है। जब जल कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर जब समुद्र के जल से टकराहट होती है तो काफ़ी तेज़ी से जल ऊपर नीचे होता है, तो ये इसको एस्चुअरी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरी एक एक बात जो बताई जा रही है, ये सारी बातें परीक्षाओं में हमारे पूछी गई हैं, उसी को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको याद रखना पड़ेगा धुआंधार जलप्रपात भी है यहाँ
जो आपको नदी दिखाई दे रही है नर्मदा, इसी पर धुआंधार जलप्रपात है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अक्सर लोग वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है। ठीक है, इसके दक्षिण में आप तापी देख पा रहे हैं। तापी भी नदी इसी प्रकार से निकलती हुई मध्य प्रदेश से निकलकर, थोड़ा सा हल्का सा मध्य प्रदेश से निकल के इसी क्षेत्र से फिर महाराष्ट्र होते हुए फिर गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में ही एक शहर है सूरत, इसी तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे ये, बाकी अगली वीडियो में हम इधर का कुछ और अध्ययन कर लेंगे। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं बार बार कहता हूँ। आप इस चैनल के द्वारा जो वीडियोस बनाई जाती हैं आप उसे देखा करें, शेयर करें। धन्यवाद।